आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 11 को, जो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यह मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का पार्ट 4 वीडियो है। यदि आप पार्ट 3 और पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज हमें पढ़ना है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण किस प्रकार होता है। इसके पहले वाले टॉपिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। किसी भी प्रकाश को यदि प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह मार्ग से हट जाता है। आज हमें पढ़ना है कि श्वेत प्रकाश का विक्षेपण प्रिज्म द्वारा किस प्रकार होता है। श्वेत प्रकाश को पढ़ने से पहले हम कुछ और अलग अलग रंगों को पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार यदि हम लाल रंग के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो होता है कि जिस मार्ग से उसे जाना चाहिए उससे उसका जो विचलन कोण होता है थोड़ा सा कम होता है। जैसे विचलन जो होता है उसका कम होता है, इसे जाना चाहिए सीधी, लेकिन यह इसका विचलन इतना, इसका विचलन हुआ। इसके बाद यदि बैगनी रंग के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो हम देखते हैं कि उसका विचलन लाल रंग के प्रकाश से बहुत ज्यादा होता है। अब ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में जानने से पहले हम एक और हरा रंग का प्रकाश लेते हैं और प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो होता क्या है कि यह लाल रंग के प्रकाश के और बैगनी रंग के प्रकाश का जितना विचलन था उसी के बीच से यह होकर गुजरता है। यानी जिस रंग का प्रकाश होगा उसका विचलन उतना ही होगा। जैसे लाल रंग का विचलन बहुत कम, बैगनी रंग का विचलन बहुत ज्यादा और हरा रंग का विचलन इसी के बीच में होता है। मैं आप लोग को सबसे पहले चित्र बना देता हूँ बोर्ड पे, जिससे कि मुझे समय न लगे बोर्ड पे चित्र बनाने में और आप अच्छे से समझ जाएं। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है, अब तरंग दैर्घ्य क्या होता है, जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर में जितनी शक्ति होती है उससे वह अपने कार्य को करता है, उसी प्रकार लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह 7800 एंगस्ट्रॉम से लेके 6400 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसीलिए यह क्या करता है कि कम विचलन होता है इसका। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, 4300 एंगस्ट्रॉम से लेके 4000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसीलिए इसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। और हरा रंग का विचलन और हरा रंग का तरंग दैर्घ्य इन दोनों के बीच में होता है। इसीलिए यह क्या करता है कि इन दोनों के बीच में इसका विचलन होता है। अब हम चलते हैं देखने कि श्वेत रंग के प्रकाश को यदि किसी प्रिज्म से गुजारा जाए तो वह किस प्रकार अपना गुण दिखाता है। यदि श्वेत रंग के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि लाल रंग सबसे ऊपर, उसके बाद नारंगी रंग, उसके बाद पीला रंग, उसके बाद हरा रंग, उसके बाद नीला, उसके बाद जामुनी और फिर बैगनी रंग आता है। यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, या इसे स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। अब स्पेक्ट्रम यदि आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे कि श्वेत प्रकाश यदि प्रिज्म से टकराती है तो जिन 7 रंगों में विभक्त हो जाती है उन्हें स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब इसे यदि आपको याद करना हो कि यह किस प्रकार से याद किया जाता है तो आप इसे विबग्योर से याद कर सकते हैं। और विबग्योर का मतलब होता है कि वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब आप इसे नीचे से ऊपर की ओर याद करते हैं। कभी भी विबग्योर को ऊपर से नीचे की ओर नहीं लिखा जाता है, नहीं तो यह गलत हो जाता है। तो आप इसे यदि 7 रंगों को याद करना चाहते हैं तो विबग्योर याद कर दें, जिससे कि आपको ये पूरे रंग याद हो जाए। अब इसमें हमें परिभाषा क्या पढ़ना है कि प्रकाश का विक्षेपण या स्पेक्ट्रम कहते किसे हैं। आसान भाषा में यदि कहना होगा आपको तो कहेंगे कि श्वेत प्रकाश जिन 7 रंगों में विभक्त हो जाती है उसे प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है और उन रंगों को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लेकिन यदि आपको विस्तृत रूप से बताना होगा तो कहेंगे जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है और इन 7 रंगों को प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण में आपको बस इतना ही पढ़ना था। इसके बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं अगले टॉपिक। अब हम पढ़ने वाले श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन।
आप श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के बारे में समझ चुके हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराती है अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, इसे ही श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या आपने इस बात को सोचा है कि श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त किया जा सकता है, लेकिन क्या 7 रंगों में फिर उसे श्वेत प्रकाश में विभक्त किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है? ऐसा तो नहीं है ना कि प्रिज्म में कोई जादू है जो क्या कर रहा है कि हमारे श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर दे रहा है, या यह क्यों नहीं लाल रंग के प्रकाश को किसी 7 रंगों में विभक्त कर रहा है, क्यों नहीं बैगनी रंग के केवल प्रकाश को विभक्त कर रहा है, क्यों नहीं केवल हरे रंग के प्रकाश को विभक्त कर रहा है, क्यों 7 रंग के ही प्रकाश को विभक्त कर रहा है? इसको जानने के लिए सबसे पहले न्यूटन ने किया क्या कि सबसे पहले एक प्रिज्म रख के श्वेत प्रकाश को उससे गुजारा, यह 7 रंगों में विभक्त हो गया। मैं आपको वायलेट और रेड दिखाया हुआ हूँ, बीच में 7 रंग हैं। उसके बाद फिर एक प्रिज्म उसी के आकार का उल्टा करके और फिर रख दिया। जैसे यह प्रकाश का स्पेक्ट्रम इससे गुजरा, यह फिर बाहर एक रंग श्वेत प्रकाश में बाहर निकला। इससे क्या सिद्ध होता है कि इस प्रिज्म में कोई जादू नहीं है, इसमें 7 रंग है और प्रिज्म इन्हें 7 रंगों में विभक्त करती है और फिर इन्हें जोड़ के और फिर एक श्वेत रंग निकाल देती है। श्वेत रंग को बाहर निकली और श्वेत रंग को क्या किया गया? प्रवेश कराया गया। इसके बाद आप यदि इसे प्रयोग के द्वारा देखना चाहते हैं तो आप 7 खंड वाला कोई चरखी ले लीजिए या चरखी में 7 खंड बना दीजिए और उसमें हर 7 रंग के विबग्योर के 7 रंगों को उसमें डाल के और एक बार ज़्यादा तेज से घुमाइए। आप देखेंगे कि उसमें सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगेगा, यानी कि जो 7 रंग है श्वेत प्रकाश से मिलके बने हुए हैं, या ये श्वेत प्रकाश है 7 रंगों से मिलके बना हुआ है। इसके बाद हमें पढ़ना है इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष बनता कैसे है, इसे हम लोगों को पढ़ना है। तो मैं आपको बताऊं कि इंद्रधनुष कभी भी वर्षा होने के बाद ही बनता है। वर्षा होने के कुछ देर बाद या बनता है, उससे ज़्यादा देर बाद नहीं बनता है। ऐसा होता क्यों है कि वर्षा होने के बाद जो बूंदें होती हैं वो वायुमंडल में लटकी हुई होती हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश आता है और इसमें अपवर्तन होकर इसका विक्षेपण हो जाता है और फिर परावर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे कि यह 7 रंगों में दिखाई देता है। क्योंकि जो प्रकाश का विक्षेपण होता है यह प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। इसे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष का बनना कहते हैं। यह कभी भी सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। यदि सूर्य हमारे सामने है तो इंद्रधनुष हमारे पीछे बनेगा, यदि सूर्य पीछे है तो इंद्रधनुष आगे बनेगा। यदि यह 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है, आप कह सकते हैं। एकदम छोटा सा आंसर आप कह सकते हैं कि प्रकाश के विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। लेकिन यदि विस्तृत क्वेश्चन आता है तो आपको ये बताना पड़ेगा, आपको तब विस्तार से कहना पड़ेगा। मैं आपको हाई स्कूल के सिलेबस में जितना इंद्रधनुष का बनने के बारे में दिया हुआ है उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंद्रधनुष पे यदि लेक्चर दिया जाए तो आधे 1 घंटे से भी अधिक का लेक्चर हो सकता है, इसलिए जितना सिलेबस में उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके आगे की जो जानकारी होगी वो अपने आगे वाले कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो रही बात कि जब बड़ा क्वेश्चन आएगा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, आप कहेंगे वर्षा के बाद वायुमंडल में वर्षा की छोटी छोटी बूंदें लटकी हुई होती हैं। इनसे क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन होता है, अपवर्तन के बाद इसमें इनका विक्षेपण हो जाता है और जिससे यह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जिससे कि यह 7 रंगों में दिखाई देता है। इससे ही इंद्रधनुष का बनना कहा जाता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। बस इतना ही आपको इंद्रधनुष के बारे में जानना है। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। आप अपवर्तन के बारे में बहुत पहले जान चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग में विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब वायुमंडलीय अपवर्तन का मतलब है कि वायुमंडल में यदि अपवर्तन होगा उसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। यदि वायुमंडलीय अपवर्तन को आपको परिभाषित करना होगा तो आप कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण वायुमंडल के विभिन्न माध्यमों में उसका अपवर्तन हो जाता है तो उसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आग के ऊपर से देखने पर झिलमिलाहट क्यों दिखाई देती है। दूसरा क्वेश्चन है तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। दरअसल यह क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे रियल जिंदगी में ऐसा होता भी है कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते?
जो ग्रह होते हैं वह हमें टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते, या अग्रिम सूर्योदय या विलंबित सूर्योदय, यानी कि सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के बाद भी सूर्य हमें दिखाई देते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है। पृथ्वी की चक्रिका का चपटी होना, यानी कि जो पृथ्वी का चक्रिका है वह चपटा क्यों हो जाता है, इसके बारे में भी इसी टॉपिक्स में पूछा गया है। इसके बाद हम लोग पहले क्वेश्चन का उत्तर देते हैं, आग के ऊपर से देखने पर झिलमिलाहट क्यों होता है। तो आग के ऊपर से देखने पर यदि आप छोटे से आंसर को कहना चाहें तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। आप लिख सकते हैं कि यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। लेकिन यदि आपको विस्तृत रूप में लिखना होगा तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि इसमें होता क्या है। क्वेश्चन है कि आग के ऊपर से देखने पर, यानी कि सबसे पहले एक आग होनी चाहिए। आग के ऊपर एक जब वायु होगा तो मान लीजिए यह आग के ऊपर कुछ वायु है, तो आग के ऊपर जैसे वायु होगा वह गर्म होगा तो वह क्या होगा, विरल माध्यम में होगा। उसका जो माध्यम होगा वह कम सघन होगा, विरल माध्यम होगा। और इसके जो ऊपर के वायु होंगे वह क्या होंगे कि सघन माध्यम में होंगे, यह सघन माध्यम में होंगे। हमें पता है कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है या सघन से विरल माध्यम में जाती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। आप अपने जीवन में एक ऐसी घटना देखे होंगे, यदि एक जगह आग लगी हो तो वहाँ पे जैसे वायु का क्या होता है कि वायु गर्म होती है और वायु फिर ऊपर उठती है। जैसे ठंडी वायु आती है वह वायु गर्म होती है ऊपर उठती है, जैसे ठंडी वायु आती है नीचे आती है। यह परिघटना बार बार होती रहती है और जिससे कि आंधी का रूप ले लेता है। होता क्या है, यदि गर्म ऊपर गई तो ठंडा नीचे आई, फिर गर्म क्या करेगा कि नीचे वाला गर्म होगा फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे वाला ठंडा हो जाएगा, फिर गर्म होगा। ये परिघटना बार बार होती है। मतलब क्या है कि ये जो माध्यम है वह चेंज होता रहता है। तो उनकी झिलमिलाने का यही कारण है कि माध्यम बार बार चेंज हो जाता रहता है, जिससे कि हमें देखने पर यह जो प्रकाश हमारे आंखों तक सीधे रूप से आनी चाहिए वह लौह के रूप में, झिलमिलाहट के रूप में आने लगती है। इसी कारण आग जो है बाहर से देखने पर झिलमिलाता हुआ दिखाई देता है। अब झिलमिलाने के 3 मुख्य कारण होने चाहिए। पहला कारण क्या होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक 2 माध्यम होने चाहिए। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन होना चाहिए, और यदि अपवर्तन हो रहा है, यदि माध्यम बदल रहे हैं तो अपवर्तन भी बदलना चाहिए, मतलब क्या बनता है कि इसके 3 कारण होने चाहिए। 2 माध्यम होने चाहिए, यदि अपवर्तन होना चाहिए उसमें, और यदि 2 माध्यम बदल रहे हैं तो उसका अपवर्तन भी बदलना चाहिए। तब जाके आग हमें क्या होनी चाहिए, होगी झिलमिलाती हुई दिखाई देगी। अब हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तारों के टिमटिमाने का मतलब है कि कभी प्रकाश का तेज दिखाई देना, कभी प्रकाश का धीमा दिखाई देना। यदि 1 नंबर में प्रश्न आता है तो आप कह सकते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यदि विस्तृत में आता है तो आपको इसे विस्तृत में अच्छे से समझना चाहिए। जैसे पहले हम लोग इस तरह समझते हैं, उसके बाद फिर समझना स्टार्ट करते हैं। तारे क्या होते हैं कि हमारे पृथ्वी से बहुत दूर पे होते हैं, जिससे कि उसके बीच में अनेक प्रकार के माध्यम आते हैं। जैसे कुछ विरल माध्यम, कुछ सघन माध्यम, कुछ धूल के कण, कुछ अनेक प्रकार के कण आते रहते हैं। और हमें पता है कि पृथ्वी से लगभग 18 किलोमीटर के बाद वायु नहीं है। जब पृथ्वी से 18 किलोमीटर के बाद वायु नहीं है तो वहाँ पे अपवर्तन क्या हो जाएगा, अपवर्तन नीचे की अपेक्षा बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए वह माध्यम विरल हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। इस प्रकार जो बढ़ता हुआ अपवर्तन है, ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता हुआ अपवर्तन उसका आता रहता है, यानी कि अपवर्तनांक ऊपर वाले का कम, नीचे वाले का ज़्यादा होता है। इस कारण यह जो तारों से हमारी आँख तक आने वाला प्रकाश बीच में कभी धीमा कभी तेज, कभी धीमा कभी तेज आता रहता है, जिस कारण कि यह टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अब ये तारे क्या होते हैं, बिंदु स्रोत होते हैं, जिसमें कि क्रमिक परिवर्तन अपवर्तनांक होता है। क्रमिक परिवर्तन अपवर्तनांक का मतलब है यानी कि क्रम से अपवर्तन का परिवर्तन होता है, ऊपर वाला कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। इस प्रकार हमें पता है जब माध्यम चेंज होगा तो उसका अपवर्तनांक होगा, तो अपवर्तन होता है। इसी कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। यदि आप इसे लिखना चाहेंगे
तो आप कह सकते हैं तारे हमसे बहुत दूर है, जो कि बिंदु स्रोत हैं। तारे से आने वाली प्रकाश की किरण बीच में अपवर्तन होकर हमारी आंखों तक वह धीमा कभी तेज, कभी धीमा कभी तेज आता है, जिससे कि वह हमारी आंखों तक धीमा तेज आने के कारण टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, इसका कुछ लोग ये जवाब देते हैं कि ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, इसीलिए यह टिमटिमाते नहीं है। यह उत्तर सही नहीं है। इसे आपको कहने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कहना होगा ग्रह क्या होते हैं, तारों की अपेक्षा नज़दीक होते हैं, इसी कारण क्या होते हैं कि टिमटिमाते नहीं है। और यह बिंदु स्रोत नहीं होते हैं, यह बिंदु स्रोत नहीं होते हैं, यह विस्तृत स्रोत होते हैं। विस्तृत स्रोत का मतलब क्या है कि इसमें अनेक बिंदु स्रोत पाए जाते हैं, एक बिंदु स्रोत, दो बिंदु स्रोत, तीन बिंदु स्रोत, और इन बिंदु स्रोतों का परिणामी प्रकाश जो हमारे आंखों तक पहुंचता है वह शून्य हो जाता है। इसी कारण यह हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अग्रिम सूर्योदय विलंबित सूर्योदय, यानी कि सूर्योदय क्या होता है, जब सूर्योदय अभी हुआ नहीं रहता उसके बावजूद भी हमें सूर्य दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप यही लिख सकते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अग्रिम सूर्योदय या विलंबित सूर्योदय दिखाई देता है। और यदि विस्तृत में क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार हम लोगों ने आग का झिलमिलाना या तारों के टिमटिमाने को विस्तृत रूप से बताया हुआ था, इसी प्रकार इसको भी विस्तृत रूप से बता सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर अलग अलग प्रकार के अपवर्तन के माध्यम होते हैं, जिससे कि सूर्य से आने वाली प्रकाश उनमें क्या होती है कि उनका अपवर्तन हो जाता है, और जिससे कि वो अपनी वास्तविक स्थिति में न दिखाई देकर आभासी स्थिति में दिखाई देती है और थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है। यही होता है विलंबित सूर्योदय में, यानी कि जैसे सूर्यास्त हो जाता है उसके बावजूद भी क्या होती है कि सूर्य दिखाई देता रहता है। इसे आप क्या कर सकते हैं, विस्तृत रूप से बता सकते हैं, जो कि मैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं। और यही कारण होता है कि पृथ्वी की चक्रीय जो चपटा होता है, इसी कारण से पृथ्वी का चक्री चपटा दिखाई देता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।